हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी संसाधन होते क्या हैं, उसका अर्थ और उसका विकास। संसाधन जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको हम संसाधन कहते हैं। उनका विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दो शब्द आते हैं। एक तो आता है पूर्वार्ध, एक आता है उत्तरार्ध। बहुत बार आपको बुक्स में ये दोनों नाम देखने को मिलते हैं। पूर्वार्ध का मतलब होता है शताब्दी का पहले वाला पार्ट, जैसे 50 वर्ष तक। जैसे हम बात करें 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, इसका मतलब हो गया 19वीं का मतलब 1800 से 1900। ये तो किसका मतलब हो गया 19वीं शताब्दी का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने बात की पूर्वार्ध की। पूर्वार्ध का मतलब इस 100 साल, यहाँ से यहाँ तक के 100 सालों के दो हिस्से होंगे, 50-50 वर्ष की। समझ गए बात। पहले के 50 वर्षों को पूर्वार्ध कहते हैं, बाद के 50 वर्षों को उत्तरार्ध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 50 वर्ष हैं, उनको जैसे 1850 तक, 1801 से लेकर के 1850 तक का जो काल है उसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक है। 1851 से लेकर और 1900 तक का काल है 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो ये दोनों बातें याद रख लेना। यहाँ पे हमने बात की थी संसाधनों के विकास की, कि संसाधन भूगोल का विकास हुआ कहाँ से। उसका विकास हुआ था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 1953 में जिमरमैन की पुस्तक थी वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़ में उसने इसका अध्ययन किया था कि कहाँ से ये भूगोल आर्थिक भूगोल से निकल करके अलग विषय के रूप में अपना महत्वपूर्ण भाग रखा है, कि यहाँ पे हम इसको एक अलग शाखा के रूप में पढ़ते हैं संसाधन भूगोल को। तो अब हम इसकी बात करेंगे अगले इसी पॉइंट पे। इसी टॉपिक का अगला बिंदु है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र। संसाधन अगला है इसका बिंदु, संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र इसके अंदर हम बात करते हैं। विषय क्षेत्र में 4 भागों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर 4 वर्गों को रखा गया है। पहला वर्ग विषय क्षेत्र में हम बात करते हैं कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पर खनिजों की, तो खनिज किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। खनिज कहाँ से हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। हमें इस धरातल में खनिज मिले हैं। हमने लास्ट ईयर में हमने बात की थी, क्या बात की थी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये ऊपर वाली पपड़ी है, ये हमने बात की थी। ये ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते थे, सियाल बोलते थे। इस सियाल में लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में किसी खनिज की उत्पत्ति होती है। तो वो खनिज कहाँ मिलते हैं, इस धरातलीय भाग में, यानी इस सियाल वाली परत में मिलते हैं, ऊपर वाली परत में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसके उद्भव और वितरण, यानी कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं, इस पृथ्वी पर कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, यानी उसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके एक वर्ग में रखा गया है। दूसरे वर्ग में रखा है मानव संसाधन को, यानी कि मानव के अंदर हम उसकी जनसंख्या को रखते हैं, उसके वितरण को रखते हैं और उसके संस्कृति को रखते हैं। जो भी संस्कृति हैं, जो हमने साम्राज्यवाद के है, जैसे राजनीतिवाद है, सामाजिकवाद है, जो हमने समाज में देखते हैं, उसके कौशल के बारे में हम उसको रखते हैं। दूसरा वर्ग कौन सा है, मानव संसाधन, और उसको वातावरण के साथ संबंध करके हम इसको पढ़ते हैं। तीसरा है संसाधनों का उपयोग, कि हम उस संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ से खनिज निकालते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं। और चौथा उसका जो मूल्यांकन है, उसके प्रबंधन है, उसका नियोजन है, वो रखते हैं। तो हम बात करते हैं इसके विषय क्षेत्र की, इसमें क्या क्या रखते हैं, 4 चीज़ें रखते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की उद्भव एवं वितरण की। इसमें पहला पॉइंट हम ले रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों
का उद्भव एवं वितरण। पहला पॉइंट क्या है अपना, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ठीक है, दिए हुए। इसके अंदर हम 4-5 बातें लेते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं जल की, ध्यान से समझिएगा इसको। प्रकृति ने हमें जल उपलब्ध करवाया है, मानव का इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। प्रकृति हमें जल उपलब्ध करवाती है, किस किस रूप में करवाती है वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहली बात, महासागर के रूप में जल है या नहीं है? महासागर के रूप में है, नदियों के रूप में है, ठीक है, और झीलों के रूप में है, भूमिगत जल है, भूमिगत जल है, जल वाष्प है। देखो जल कहाँ कहाँ पे मिलता है। एक तो हमें जल कहाँ पे मिलेगा, एक तो जल अपने को मिलेगा तालाबों में, जैसे महासागरों में मिल गया, नदियों में मिल गया, झीलों में मिल गया, ठीक है, और तालाबों में मिल गया। जलवाष्प के रूप में हमें जल मिलता है, ठीक है। एक जल हमें हिमावरण के रूप में मिलता है। हिमावरण, हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं, बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे भी हमें जल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उद्भव कहाँ से हुआ? धरातल से। पृथ्वी के जो अंदर की गैसें हैं वो जलवाष्प रूप लेकर के किस में बदल गई थी? जल में। और इसका वितरण कहाँ कहाँ मिलता है? यानी वितरण का मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं जल की, वो जल है कहाँ कहाँ पर, उनके बारे में हम चर्चाएँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महासागर में जल मिलता है, नदियों में जल मिलता है, झीलों में मिलता है, झीलों या तालाबों में, एक ही बात है, ठीक है। भूमिगत जल, भूमिगत यानी पृथ्वी के ऊपरी परत में, जैसे यहाँ पे बात करें हम, ये जैसे पृथ्वी की ऊपरी परत है, ठीक है, सियाल वाली परत है, ये वाली परत है, यहाँ पे जल है, वो जल बारिश के रूप में या किसी नदियों के द्वारा इस ज़मीन में, यहाँ पे जो मिट्टी है इसके रंध्रों से होता हुआ जब अंदर जाएगा, तो अगर यहाँ पे कोई पथरीली जगह है, यहाँ पे अंदर की तरफ पथरीली परत है कोई पृथ्वी के अंदर, उस परत के यहाँ पे जो जल है वो पार करके नीचे नहीं जा पाता और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इस क्षेत्र में इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जल जो होगा भूमिगत जल होगा, इसको भूमिगत यानी अंदर का नमी वाला जल बोलते हैं, इसको भूमिगत जल। हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था ये बातें, जब हम भूमिगत जल पढ़ रहे थे, काष्ठ शिलाकृतियाँ पढ़ रहे थे भूमिगत जल वाली, तो ये जल कहाँ पे है? अंदर है, परत में है। तो ये भूमिगत जल भी इसमें अपने को देखने को मिलता है। जलवाष्प के रूप में हम वातावरण की बात करें, हम क्लाइमेट में पढ़ रहे थे लास्ट ईयर में, तो वहाँ पे हमें जल की छोटी छोटी बूंदें, जो यहाँ पे धूल कण है उसके चारों तरफ लिपटी रहती हैं और वो बड़ी होकर के बरसात के रूप में नीचे आ जाती हैं, तो वहाँ पे संघनन होता है। यहाँ पे ये जलवाष्प के रूप में हमें जल देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हिमावरण है, हिमावरण के रूप में जैसे हम ठंडे क्षेत्रों में जाते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पे जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पे धरातल से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे ही ये धरातल है, धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएंगे, अगर जीरो हिमांक बिंदु पर अगर हम पहुँच जाएंगे, उसके ऊपर जो जलवाष्प की बूंदें हैं वो यहाँ पे हिम वर्षा के रूप में आकर के यहाँ पे ऊपर वाले क्षेत्रों में, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पे इकट्ठे होकर के ये हिमावरण का क्षेत्र बन जाता है। वहाँ पर भी क्या है? जल है, ठीक है। यहाँ पे प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ये किसके द्वारा देन है? किसकी देन है? प्रकृति की देन है। ये इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। इसका वितरण कहाँ कहाँ मिलता है? इन क्षेत्रों में मिलता है। ये हमने बात की जल की। दूसरी बात करते हैं इसमें भूमि या मृदा की। किसकी बात करते हैं? भूमि या मृदा की। भूमि या मृदा, पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट है जो सियाल का बना हुआ है, इसके ऊपरी भाग में जो मिट्टी है वो मिट्टी यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? जैसे समुद्री भाग है उसकी तली में भी मिल सकती है, ठीक है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पथरीले भाग हैं, पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे होकर के वो महीन रूप लेता चला जाएगा, जहाँ पर पानी के साथ बह करके उस नदियों के तट पर, और यहाँ पे जो मिट्टी है अपने वाली, इस मिट्टी में ये मृदा का निर्माण होता है। पहले ऐसे नहीं,
जैसे यहाँ पे हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, यहाँ से कोई नदी निकलती है, यहाँ से पथरीले इस पत्थर को तोड़ करके ले जाती है, आगे इस पत्थर का बारीक रूप हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नदी के साथ में टुकड़े, ये महीन रूप होता चला जाएगा और आगे जाते हुए इस मिट्टी को या भूमि को यहाँ पर एकदम महीन रूप मिल जाएगा और ये महीन रूप ही क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। यहाँ पे पत्थर था और यहाँ ये पत्थर घिस करके या टूट करके या उसका चूर्ण रूप होकर के ये किस में बदल जाएगा? मिट्टी में। संपूर्ण जीव जगत का इस पे अस्तित्व होता है, इस पे आत्मनिर्भर होता है। पूरा जीव है, जैसे मानव या पशु जो भी हैं, जीव है वो किस पर निर्भर होता है? इस भाग पर निर्भर होता है। किस पे? मिट्टी पर। जल, मिट्टी, यानी कि इसमें जो वनस्पति उगेगी वो मिट्टी में उगेगी। इस पथरीले भाग में नहीं उगेगी इतनी। पथरीले में कहाँ उगती है? जहाँ पे मिट्टी का आवरण है। जैसे दो पत्थर हैं, उनके बीच में मिट्टी का आवरण होगा इस भाग में, तो यहाँ पे वनस्पति उग जाती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में। लेकिन पत्थर के अंदर कोई वनस्पति नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? पहले मिट्टी बननी पड़ेगी। और मृदा यानी कि धरातल का ऊपरी आवरण है, वो आवरण ही क्या है? मृदा है, मिट्टी है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसमें तीसरे नंबर पे खनिज। क्या बात करते हैं? खनिज बात करते हैं। देखो, खनिज भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? इसमें एक तो होता है ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा संसाधन के रूप में। दूसरी बात होती है इसके अंदर धात्विक खनिज। तीसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये कौन कौन से होते हैं वो देख लो एक बार। हम बात करें ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा संसाधन, जैसे हम बात करें यहाँ पे कोयला, पेट्रोल और यहाँ पे गैस, जो प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऐसे लिख लो, प्राकृतिक गैस। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे ऊर्जा संसाधन में कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। ये कहाँ से मिले अपने? कहाँ इसका वितरण है? कहाँ से उद्भव हुए? ये ऊर्जा संसाधन में आते हैं। कोयला कहाँ से मिलता है अपने को? जहाँ पे वनस्पति होती है, जहाँ पे वो वनस्पति दब जाती है। कहाँ पे? जो भूमिगत आवरण है, पृथ्वी का आवरण है, उस आवरण में किसी कारणवश से अगर वहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं, दोनों प्लेटों के कारण वो वनस्पति वहाँ पे दब जाती है सियाल वाली परत में, और वो कई करोड़ों साल या लाखों साल बाद में वो दबी हुई वनस्पति, उसकी नमी नष्ट हो जाती है, और वो नमी नष्ट होने के कारण उसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो एक काला रूप ले लेती है और वो कोयला बन जाता है। और वैसे ही पेट्रोल कहाँ बनता है? जहाँ तटीय भाग होते हैं, ठीक है, स्थल वाला भाग है, वहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु या स्थलीय जीव जंतु दोनों के मिश्रण से वो भाग उस तटीय जो किनारा है उसके वहाँ पे दब जाता है, और वहाँ पे वो स्नेह का काम, चिकनाहट वाला पदार्थ बन करके नीचे कई सालों के बाद में वो एक तेल का रूप ले लेता है, और वहाँ पे वो तेल क्या कहलाता है? पेट्रोल। ऐसे ये पेट्रोल नहीं निकलता है, यहाँ पे निकलता है क्रूड ऑयल। क्या निकलता है? क्रूड ऑयल। ये आगे डिटेल में बात करेंगे। ये क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल नीचे से निकाला जाता है, इसको बेशमेर पद्धति के द्वारा, और इसको मशीनों से, यानी जो परिशोधनशालाएँ लगी होती हैं तेल शुद्ध करने की, उसमें इसको क्रूड ऑयल को ले जाते हैं। वहाँ पे इसकी अलग अलग वेराइटी, जैसे सबसे शुद्ध होता है इसमें प्राकृतिक गैस होता है, इसके बाद में वैसलीन जेली होती है, इसके बाद में पेट्रोल, उसके बाद में डीजल, और सबसे लास्ट में जो कचरा बच जाता है वो केरोसिन बन जाता है। और वो भी निकल जाए, उसका भी शुद्ध रूप निकल जाए, तो लास्ट में जो बचा हुआ भाग है वो तारकोल का होता है, जो डामर होती है वो बनता है। तो इस क्रूड ऑयल से इतनी प्रोसेस होती हैं, तब जाकर इसमें पेट्रोल निकलता है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस प्रकृति द्वारा, जैसे मीथेन गैस है वो प्रकृति की देन है। ठीक है, जो अंदर है मीथेन गैस कब निकलती है? जब धरातल है, धरातल के अंदर जो पहले का तापमान टेम्परेचर ज़्यादा है वो बाहर निकलता है गैस के रूप में, तो वो मीथेन गैस निकलती है अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन चावल की खेत से भी निकलती है।
तो यहाँ पे ये ऊर्जा संसाधन में 3 चीज़ें ले रहे हैं हम, कोयला ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, प्राकृतिक गैस ले रहे हैं। ये कहाँ कहाँ मिलती हैं वो आपको बता दिया है। कोयला वनस्पति और दबे हुए क्षेत्रों में मिलती हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो झारखंड के जो बेल्ट है वहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार और ऊपर वाली प्लेट जो यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराहट से वहाँ पे दबी हुई वनस्पति है, उस वनस्पति से आज कोयला मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो वहाँ पे ये है। पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जो गुजरात वाला क्षेत्र है, जैसे राजस्थान के पास में गुजरात है, यहाँ पहले अरब सागर का भाग था। अरब सागर वाला भाग इस दोनों के यूरेशियन जो प्लेट है, भारत वाली प्लेट है, ये दोनों जो तटीय भाग है, इन भागों में यहाँ पे तेल का निर्माण हुआ। इधर तमिलनाडु के पास में केजी बेसिन है, कृष्णा और कावेरी नदियों का डेल्टाई भाग है, उसमें भी पानी के जो तटरेखा है वो पास में है, दोनों का यहाँ पे संपर्क क्षेत्र है, वहाँ पे पेट्रोल बनता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस जहाँ पेट्रोल बनता है वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी बनती है, ठीक है। इस क्षेत्र में हम बात करें अगली तो धात्विक खनिज। अगला क्या है? धात्विक खनिज। जिस खनिज में लोहे की मात्रा हो या धातु की मात्रा हो वो खनिज क्या कहलाता है? धात्विक खनिज। जैसे हम बात करें यहाँ पे इसमें सोना चांदी आ जाता है। धात्विक खनिज में क्या आ जाता है? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, यहाँ पे जस्ता, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है, ठीक है। अगली बात करें अधात्विक खनिजों में। अधात्विक खनिजों में जैसे हम सेल खड़ी है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, ये क्या है? अधात्विक खनिज। समझ रहे हो बात? ये क्या है? अधात्विक खनिज है, ठीक है। ये बातें किस में आती हैं? खनिज में आती हैं, इसका उद्भव और वितरण में, ठीक है। इसके बाद हम चर्चाएं करेंगे अगली इसके अंदर। इसमें अगली चर्चा हम कर रहे हैं जंतु जगत की, यानी कि जीवीय संसाधन। जीवीय संसाधन, इसमें संपूर्ण जीव जगत आ जाता है। कौन सा जीव है? जैसे ठंडे क्षेत्रों में कौन कौन से जीव होते हैं। जैसे हम बात करें अपने मरुस्थल की तो मरुस्थल में कौन से जीव होते हैं, और उष्णकटिबंध में कौन से जीव होंगे, शीतोष्ण में कौन से होंगे, ये सारी जानकारी किस में आ जाएगी? जीवीय संसाधन में आ जाएगी। अगली बात करें अन्य में, अन्य संसाधन में। अन्य संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे पवन ऊर्जा है, प्रकृति की देन है, लेकिन पवन ऊर्जा बनाने में किसका हाथ है? मानव का हाथ है। भूतापीय ऊर्जा है, जो धरातल है, धरातल के अंदर से जो गर्म जलवाष्प निकलती है, भाप निकलती है, उससे भी आजकल ऊर्जा बनती है, शक्ति का संसाधन बन गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अन्य संसाधनों, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये वाली, ठीक है। तो हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों की, तो प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में हम बात करें जल की, तो जल किस में मिलता है? सागरों, तालाबों, झीलों, नदियों और हिमावरण वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पे बात करें भूमि या मृदा की, यानी धरातल का ऊपरी आवरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। खनिज में हम बात करें ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आती हैं। धातु खनिजों में सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता जैसी धातु की जो खनिज पदार्थ हैं वो आते हैं। अधात्विक में जो सेल खड़ी, चूना पत्थर है, जिप्सम वगैरह है, ये आते हैं। और फिर हम बात करें जीवित संसाधन की, तो जिसमें मनुष्य भी आता है, मानव जगत आता है, वनस्पति भी आती है। इसके अंदर क्या आती है? वनस्पति भी आती है, और इसमें जंतु जगत भी आता है। तो सभी को हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में ये जंतु है, इस क्षेत्र में ये जंतु, जीव जंतु हैं, यहाँ पे ये वनस्पति है और यहाँ पे ये वनस्पति है। समझने की बात है कि जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे वनस्पति लंबी होगी, जहाँ पे कम वर्षा होगी वहाँ पे वनस्पति कम होगी। जैसे हम बात करें मरुस्थलों की, तो मरुस्थल में वनस्पति कैसी होगी? मरुस्थलों में छोटे प्रकार की वनस्पति होगी। जहाँ पे ज़्यादा प्रकार की वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा होगी, वहाँ पे 500 प्रकार पाए जाएंगे वनस्पति के। जैसे छोटे वृक्ष हैं, मध्यम वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष हैं, ये तो पाई जाएंगी। उसके बाद अलावा जैसे घास है, झाड़ियाँ हैं, वो भी पाई जाएंगी। जैसे हम मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पे केवल घास और झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं, वृक्ष कम पाए जाते हैं। जहाँ पे जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा प्रतिदिन होती है,
रोज़ वर्षा होती है तो वहाँ पे वनस्पति के पांचों प्रकार विकसित होते हैं, और पांचों प्रकार जैसे लंबे वृक्ष भी होते हैं, मध्यम वृक्ष भी होते हैं, छोटे वृक्ष भी होते हैं। तो जीवीय संसाधन इसके अंदर जीव जंतु वाला आ जाता है, ठीक है। अन्य संसाधन में इसके सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैसे भूतापीय ऊर्जा है, वो इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे मानव संसाधन और वातावरण के साथ संबंध। ये तो बात कौन सी हो गई अपनी प्राकृतिक संसाधनों की, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम, दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे मानव संसाधन एवं वातावरण से संबंध, वातावरण से संबंध, ठीक है। इसमें बात करें हम वृद्धि की, इसमें कितनी बातें करेंगे, वृद्धि करेंगे, वितरण करेंगे, इसमें मानवीय छांट, इसके अंदर हम संस्कृति की बात करेंगे, संस्कृति, इसमें हम कौशल की बात करेंगे, ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं इसमें कि जनसंख्या मानव संसाधन में क्या आएगा, प्राणी आएगा, मनुष्य आएगा, ठीक है। इसमें वृद्धि किस में होगी, प्राणियों में होगी, जीव जंतु में होगी। उसकी वृद्धि कितनी होती है, कम होगी, ज़्यादा होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, पशुपालन वृद्धि होगी, ठीक है। जीव जंतु में कैसे वृद्धि होगी, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, मानव संसाधन के। और वातावरण से संबंध इसलिए लेते हैं कि हमारे समाज में कहीं पर भी हम इसको देखते हैं तो जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की हम चर्चाएं करती हैं, जनगणना हम करते हैं, ठीक है। वितरण कौन से क्षेत्र में, जैसे हम पूरे विश्व के संदर्भ में बात करें तो पूरे विश्व के संदर्भ में जो अपना एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे हम अपने एशिया की बात करें तो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि है, वितरण है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये कहाँ पर है, जैसे यूरोप वाले क्षेत्रों में हम बात करें, यहाँ पे यूरोप में जहाँ पर ये जो क्षेत्र है यूरोप का, इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। और इधर बात करें तो अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। तो इसका वितरण कहाँ कहाँ है, ज़्यादा और कम। देखो ज़्यादा वनस्पति कहाँ पे है, नदियों के किनारे। पहले जो सभ्यताएं विकसित होती थी वो सभ्यताएं कहाँ विकसित होती थी, नदियों के किनारे विकसित होती थी। वहीं पर समाज विकसित होने लग गया, जहाँ पे सभ्यताएं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे सिंधु नदी है भारत की, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। इसके किनारे यहाँ पे मानव जो है वो रहने लग गया था। उसने शुरू में यहाँ पे कंदमूल इकट्ठे करने लग गया था, यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था, अपना पशुचारण करना स्टार्ट कर दिया था उनको सिंधु घाटी सभ्यता के पास में। तो यहाँ पे सबसे पुरानी सभ्यता है, जैसे यहाँ मिस्र की सभ्यता भी है, चीन की ह्वांगो सभ्यता भी है। तो यहाँ पे जो सभ्यताएं हैं उनके द्वारा जनसंख्या यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था सबसे ज़्यादा। और जहाँ पे सभ्यता होगी वहाँ पे मानव का रहन सहन है और वहाँ पे उसकी जनसंख्या वृद्धि है, उसमें ज़्यादा आपको वृद्धि मिलेगी। यहाँ पे इसका वितरण ज़्यादा है। जैसे हम यहाँ पे बात करें सहारा मरुस्थल की, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पे मनुष्य नहीं रहता, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ खाने पीने की उसकी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे रहेगा जहाँ पे उसके संपूर्ण सुविधाएं मिलती हों, ठीक है। तो इसका वितरण कहाँ कहाँ है जनसंख्या का, वो इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मानवीय छांट और सांस्कृतिक कौशल, ये हमारे समाज के प्रति हैं कौशल। जैसे कोई राजनीति बन गया, कोई यहाँ पे डॉक्टर बन गया, कोई भूगोलवेत्ता बन गया, कोई आप इतिहासकार बन गए। तो अलग अलग कौशल होता है किसी भी प्राणी का, ठीक है। संस्कृति के अनुसार हम रहते हैं। जैसे किसी समाज में हम बात करते हैं, किसी समाज का रहन सहन अलग होता है, किसी समाज का अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये संसाधनों में पढ़ते हैं, ठीक है। हम जनसंख्या पढ़ेंगे, उस टॉपिक में हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। देखो ये टॉपिक जो होता है, हम जो पढ़ रहे हैं, संसाधन का अर्थ, विकास, इसका विषय क्षेत्र, उसका उपागम, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए पूरी किताब पढ़ने के बाद। कारण क्या है कि पूरी किताब का सार ही ये टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, समझ रहे हो बात।
वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। जैसे हम बात करें पहले प्राकृतिक संसाधनों की, तो इसमें वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे जल संसाधन हम पढ़ेंगे, वन संसाधन हम पढ़ेंगे, मृदा संसाधन पढ़ेंगे, खनिज संसाधन भी हम इसमें पढ़ेंगे। विषय क्षेत्र का मतलब भी क्या होता है कि ये कहाँ तक पहुँच है इसकी, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, इसकी पहुंच है कहाँ तक, इस किताब में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका पूरा निचोड़ है ये, समझ गए, पूरा सार है ये। तो इसके अंदर सबसे पहले प्राकृतिक को भी पढ़ेंगे हम, मानव संसाधन में जिसमें जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे, जनसंख्या वितरण पढ़ेंगे, जनसंख्या के साथ में इसके संबंध पढ़ेंगे, अन्य देशों से संबंध पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे जैसे संसाधन उपयोग पढ़ेंगे, उसके अंदर जैसे हम जल का उपयोग कैसे करते हैं, भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, सौर ऊर्जा का कहाँ करते हैं, मृदा का कहाँ करते हैं, ठीक है, जीव जंतु का कहाँ करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। खनिजों का उपयोग कैसे होता है। लास्ट इसके अंदर हम पढ़ लेंगे संसाधन का प्रबंधन, यानी उसका मूल्यांकन, नियोजन, अनुकूल उपयोग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक की। इसके अंदर पहला तो हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, समझने की बात है। देखो पहला क्या पढ़ा आपने यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव व वितरण। ठीक है। आगे पढ़ा इसमें हमने मानव संसाधन, मानव संसाधन। अगला पढ़ेंगे हम इसमें संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग। जो हमने प्राकृतिक संसाधन में पढ़े हैं, जैसे जल पढ़ा है, तो जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं ये बताओ। जल हम सिंचाई के काम में भी लेते हैं, फसल के काम में लेते हैं ना, हम पीने के काम में भी लेते हैं। जल का उपयोग पीने, जीव जंतु पीने के काम में लेते हैं, पेड़ पौधे को बढ़ाने के लिए भी काम में लेते हैं। जल का उपयोग कहाँ कहाँ लेते हैं आप सबको पता है, सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम बात करें भूमि या मृदा की। ये मृदा किस किस काम आती है, पेड़ पौधों के काम आती है। ठीक है। यहाँ पे धरातल पे मृदा का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है वनस्पति उगने के लिए। यहाँ पे अगली बात करें खनिजों की। खनिज में हम खनिजों कहाँ काम में लेते हैं ये बताइए। खनिजों को हम कहाँ काम में लेते हैं। खनिज हमें यहाँ पर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम में आते हैं। जैसे हम बात करें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसों की, तो कोयले से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है। पेट्रोल से हमें क्या मिलते हैं, ऊर्जा संसाधन मिलता है, यानी हम गाड़ी मोटर चलाते हैं, परिवहन चलाते हैं, जो भी चलाते हैं वो सारे चलाते हैं। जैसे हम जल के रूप में लें तो जल हमें और क्या काम आएगा, नौ परिवहन के काम में आएगा। हम परिवहन करते हैं, नाव चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं, समुद्र में चलाते हैं। जल हमें ऊर्जा संसाधन भी देता है। आज के वक्त यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा बनती है ना, वहाँ पे हमें वहाँ से ऊर्जा का रिसोर्स भी मिल रहा है जल से। वैसे ही मृदा पे हम परिवहन के लिए क्या बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। पहाड़ पे तो नहीं बना सकते ना ऐसे, अगर पहाड़ ऊपर है तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे सड़क बना के, तो उसके लिए क्या चाहिए, धरातल चाहिए। धरातल कैसा बनेगा, मिट्टी वाला बनेगा, तो वहाँ पे हम सड़क की, रेल मार्ग, सड़क, ये सब इसमें काम में लेते हैं। ठीक है। खनिज में हम इन खनिजों को, प्राकृतिक जैसे कोयले को हम काम में लेते हैं, पेट्रोल को लेते हैं, गैस को हम काम में लेते हैं, खाना बनाने में भी लेते हैं ना गैस। और इसके बाद में हम बात करें इसकी धात्विक खनिजों की। धात्विक खनिज हम किस काम में लेते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, किस काम में, जैसे हमारे आभूषण बनते हैं, है ना, आदमी को सुंदर बनाने के लिए उसके लिए आभूषण तैयार करे जाते हैं। उसके बाद में हम जैसे एल्यूमिनियम के जो हमारे बर्तन बनते हैं, चांदी के हैं, जैसे हम जस्ता के हैं, ये सारे एल्यूमिनियम जैसे ये बर्तन बनाते हैं वो अपने काम में लेते हैं। जब हम किसी खनिज से कोई साधन बना करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हीं को हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें अधात्विक खनिज है, जिसमें जिप्सम है, जिसमें चूना पत्थर है, ये भी हम काम में लेते हैं। मकान चूना पत्थर के बनते हैं। ठीक है। और इसमें जिप्सम है, किसी जैसे सेम की समस्या होती है उसको तोड़ने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपने काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। वनस्पति है, वनस्पति से क्या बनता है, यहाँ पे अगला हम पढ़ ले वनस्पति। वनस्पति से हमें जैसे
लकड़ी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे हम फर्नीचर भी बनाते हैं लकड़ी से, ठीक है। कोई साधन, जैसे हम कोई भी उद्योग धंधे स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे लकड़ी की जरूरत होती है। जैसे हम कागज़ काम में लेते हैं तो वो भी कहाँ से मिलता है, लकड़ी से बनता है, ठीक है। अलग अलग वनस्पति होती है, उसके अलग अलग प्रकार से उसका हम उपयोग में लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे जीव जंतु। जीव जंतु से लेते हैं। जीव जंतु से हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पे जीव जंतु होते हैं उसका उपयोग कैसे लेते हैं हम। जैसे हम बात करें वन पशुओं की, तो पशुओं को हम खाने के काम में भी लेते हैं, ठीक है। शिकार करते हैं, उनका खा भी लेते हैं, और उनसे हमें जैसे दूध है, छाछ है, वो मिलते हैं, तो उससे भी हम काम में लेते हैं। वो भी क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। अन्य के रूप में हम भूतापी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वो भी हम काम में लेते हैं, शक्ति के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम इसमें लें लास्ट में मूल्यांकन के रूप में, यानी उसका मूल्यांकन कैसे करें। तो इस टॉपिक में लास्ट पॉइंट है, पहला कौन सा, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव वितरण, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा संसाधनों का उपयोग हम कैसे करते हैं। जल का उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, मृदा का कैसे करते हैं, खनिज का कहाँ और कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे अपनी इस बुक में। ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है, उसका अनुकूल उपयोग करना है, यानी कि अनुकूल उपयोग कैसे करें कि वो संसाधन बचा रहे अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और इसका प्रबंधन कैसे करें, यानी उसका नियोजन। हम देखते हैं कि किसी सिटी में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ की नगर पालिकाएँ, वहाँ के प्राधिकरण विकास सेंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस सिटी को एक प्लान बना करके बसाते हैं, यानी कि जगह कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए सुविधा हो, तो उसको प्लानिंग करके उसको वो बसाते हैं। तो वैसे ही अपने को खनिजों को या संसाधनों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा, उसका नियोजन करना पड़ेगा। नियोजन यानी प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ उसका मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा खनिज कितना है, और जैसे किसी खनिज की मात्रा समाप्त हो रही है तो उसको कैसे बचाया जा सके, उसका नियोजन कैसे किया जा सके, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये तो क्या होगा इसका प्राकृतिक संसाधनों का विषय क्षेत्र। इसमें 4 वर्ग आते हैं, 4 वर्ग हमने पढ़ लिए हैं। और अगली बात करते हैं हम इसके संसाधनों के उपागम की। इसके उपागम कौन कौन से हैं, एक तो क्रमबद्ध उपागम है और एक प्रादेशिक उपागम है। हम 2 तरीके से पढ़ते हैं उपागम अप्रोच। यहाँ पे हम बात करें, एक तो क्रमबद्ध, एक होता है प्रादेशिक। तो यहाँ पे हम क्रमबद्ध रूप में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्रमबद्ध में क्या होता है, एक कारक को लेकर के संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में हम इसको अध्ययन करते हैं, और प्रादेशिक में क्या होता है, एक प्रदेश को लेकर संपूर्ण कारकों का हम अध्ययन कर लेते हैं। तो ये कारक हैं। तो इस टॉपिक से ये टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पहले इसका अर्थ देख लिया था, इसका विकास कहाँ से हुआ था, ठीक है, कहाँ से ये संसाधन भूगोल निकला है ये देखा। विषय क्षेत्र में हमने देख लिया क्या क्या पढ़ना है, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री कितनी है, इसमें क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संसाधनों का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा, उसका विकास और उसका विषय क्षेत्र यानी प्रकृति उसकी कैसी है, इसका उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आता है अपने पास। तो हमें क्या करना है, अर्थ देख लिया, विकास देख लिया, इसका विषय क्षेत्र में इसमें क्या क्या पढ़ना वो देख लिया, और लास्ट में इसका उपागम। उपागम मतलब इस विषय को हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीका मतलब यहाँ पे क्रमबद्ध रूप में पढ़ना है या प्रादेशिक रूप में पढ़ना है, ठीक है। ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पढ़नी है या रीजनल ज्योग्राफी पढ़नी है। तो क्रमबद्ध रूप में क्या आता है, ठीक है, किसी खनिज को ले लेते हैं हम क्रमबद्ध रूप में। जैसे हम यहाँ पे ले लिया मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन को अब संपूर्ण पृथ्वी पे देखेंगे कि कौन से महाद्वीप में कैसी मृदा है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पे बात कर ली खनिजों की, तो खनिजों का जो वितरण करेंगे हम, खनिजों का वितरण एक जगह का नहीं होगा, पूरे विश्व के संदर्भ में करेंगे हम। तो जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में कैसा वितरण है, जैसे एशिया महाद्वीप की पूरी की बात करें तो पूरे महाद्वीप में कैसा है, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में इसका वितरण कहाँ कहाँ है खनिजों का, ठीक है। लोहा ज़्यादा कहाँ पे कौन से महाद्वीप में है, तो वितरण करेंगे तो कहाँ करेंगे, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में करेंगे, और संपूर्ण विश्व के संदर्भ में करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। समझ में आ गया ये बातें, क्रमबद्ध भूगोल। ये तो हो गया अपना विषय क्षेत्र। अगला टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।